हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। माय नेम इज शौर्य बंसल एंड वेलकम बैक टू अ चैनल। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स की आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। बेसिकली टैक्सेशन की मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज सी इंटरमीडिएट में जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट है वो टैक्स है। एंड एक्चुअली मैं भी उसे काफ़ी हेट करता था। एंड मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे मेरे 79 मार्क्स टैक्सेशन में आए, कि पहले मैं हेट करता था उससे लेके आज मेरे 79 मार्क्स आए। सो स्टार्ट करते हैं क्विक इंट्रोडक्शन के साथ। माय नेम इज शौर्य बंसल, आई एम अ सीए फाइनलिस्ट। आई हैव क्लियर्ड सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट बोथ इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एंड currently pursuing my articleship with Ernst and Young, it is EY. So let's get started। ठीक है, सो इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जीएसटी के लिए एंड इनकम टैक्स के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी की बात करते हैं। देखो, फोकस करो जीएसटी पे, बिकॉज मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ इनकम टैक्स मत पढ़ो, बिकॉज इनकम टैक्स भी बहुत ज़रूरी है, एज अ सीए भी बहुत ज़रूरी है और नॉलेज वाइज से बहुत ज़रूरी है और एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि जीएसटी पर बहुत ज़्यादा फोकस करो। लाइक अपने लिए मतलब एज्यूम करो कि अगर 50 मार्क्स का जीएसटी आ रहा है तो आपको उसमें से 45 स्कोर करने हैं, बिकॉज इनकम टैक्स से आपको कम ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और मेरे को भी कम मार्क्स ही मिले थे इनकम टैक्स में एज़ कम्पेयर टू जीएसटी। मैं आपको सर्टिफाइड कॉपी का लिंक भी डाल दूंगा, है ना, डिस्क्रिप्शन में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीएसटी की बात करते हैं। तो जीएसटी में आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको प्रोविज़न को समझना बहुत अच्छे से है। जीएसटी में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, आपको क्या करना है, प्रोविज़न समझना बहुत अच्छे तरीके से है। एंड मेक श्योर कि जो आपने समझा है वो आप लिख लो एक जगह। आप बुक में ही उसका स्टिकी नोट लगा के, जैसे मैं स्टिकी नोट लगा के लिख लेता था या कुछ और करके, आप उसे लिख लो, बिकॉज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको अगर बताऊं, मैंने एक जगह अगर आपको दिखाऊं कहाँ लिख रखा है। सो यस, जैसे क्लास में आपको कोई चीज़ आपको पता नहीं दिख रहा हो, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। यस, तो क्लास में अगर कोई चीज़ टीचर ने लिखवाई, स्पेसिफिकली बताई, तो वो आप ऐसे उसे स्टिकी नोट लगा के लिख लो। ठीक है, जैसे आप जब रिवीजन फेज में जाओगे तो आपको वो चीज़ याद आ जाएगी कि हाँ, अंडरस्टैंडिंग ये हमने करा था। ठीक है, सो आपको कम टाइम लगेगा। एंड ऑल्सो जीएसटी में कोशिश करो कि आप जीएसटी नंबर थोड़ा, वो सेक्शन नंबर थोड़ा सा याद रखो। ठीक है, सो जीएसटी में आप आंसर में भी अगर सेक्शन नंबर कोट करते हो अच्छा लगता है। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मगअप करो कि ये सेक्शन का में ये लिखा है, ये सेक्शन में ये लिखा है। मतलब आप थोड़ा सा दिमाग में एक बार रिकॉल कर लो कि हाँ, ये वाले सेक्शन में पढ़ा था, ये थोड़ा सा सेक्शन नंबर पे ध्यान दो बस। जैसे आप 3-4 बार अगर रिवाइज करोगे तो आपके वो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा कि अच्छा हाँ, ये वाला सेक्शन नंबर था इसका। ठीक है, सो उल्टा चलो, मतलब कंटेंट ध्यान रखो कि ये कंटेंट है और ये कंटेंट इस सेक्शन नंबर में, ऐसे मत याद करो कि ये सेक्शन नंबर में ये लिखा है। ठीक है, सो वो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा बेटर रहेगा आपको। ठीक है, सेकेंडली और उसके बाद क्या ध्यान रखना है आपको, स्टार्टिंग में मेमोराइज करने की कोशिश मत करनी है। स्टार्टिंग में सिर्फ आप उसे समझो, उसे अभी याद करने की कोशिश मत करो, वो अपने आप टाइम के साथ होगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग आप जीएसटी में ये भी लगाओ कि ये प्रोविज़न आया क्यों है, बेसिकली ये किस टाइप की टैक्स चोरी को या किस टाइप की फ्रॉड को बचा रहा है। ठीक है, जैसे आपने 17(5) बहुत कॉमन सेक्शन है। ठीक है, 17(5) में हम सब लोग पढ़ते हैं क्या कि कार का हमें इनकम टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। ठीक है, सो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि अगर मान लो मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी में मेरे को चाहिए इनकम, मैंने गाड़ी ली, सो मैं तो आराम से उसका पर्सनल गाड़ी ली तब भी उसका मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लूँगा, बिकॉज अब क्योंकि कंपनी के नाम से ले लूँगा। और अब उसमें ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंशिएट कर सकती है कि यार ये आप इस समय बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो कार को और इस समय आप उसके लिए यूज़ कर रहे हो, पर्सनल यूज़ कर रहे हो। ठीक है, सो इसलिए उन्होंने क्या किया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ही उसका मना कर दिया। 13 से अगर 13 सीट से कम वाली कार है तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ये है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग में ये भी रखो ना कि ये किस टाइप की टैक्स इवेजन को बचा रहा है, सो ये आपके लिए मतलब रिमेंबर करने के लिए आसानी रहेगी इसके लिए। ठीक है, उसके बाद यूज़ वेरी वेरी क्रिस्प मटेरियल, मेरा तो यही मानना है। बहुत ज़्यादा लेंदी करना, अगर आप लेंदी मटेरियल जैसे आईसीआई मॉड्यूल ले लोगे तो फिर आपको खुद उसको क्रिस्प करना पड़ेगा, खुद उसको कंप्रेस करना पड़ेगा। तो दो तरीके हैं, या तो आप खुद क्रिस्प करो उसे, खुद कंप्रेस करो। अगर आपके पास टाइम है सफिशिएंट तो आप खुद भी कंप्रेस कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा रहता है। इवन मतलब आपको काफ़ी दिमाग में रहेगा वो चीज़ अगर आप क्रिस्प खुद से करोगे। और अगर आपके पास टाइम कम है या फिर आप इतना एफर्ट नहीं डालना चाहते हो तो आप किसी का क्रिस्प मटेरियल भी ले सकते हो। ठीक है, आईसीआई बुक्स बहुत लेंदी रहती हैं और मतलब देख के ही डर लगता है उन्हें, तो इतनी बड़ी बड़ी मॉड्यूल। सो आई वुड रिकमेंड कि आप
क्रिस्प मटेरियल यूज़ करो आखिरी डे के लिए। अब आप वो खुद भी क्रिस्प कर सकते हैं, फिर किसी का कंप्रेस करा हुआ क्रिस्प ले भी सकते हो, ठीक है। और अगर आपको मान लो आपने किसी की वो ले भी है, क्लासेस ले भी हैं, और आपको लग रहा है कि उनका इतना क्रिस्प मटेरियल नहीं है या फिर कुछ चीज़ों में क्रिस्प मटेरियल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप खुद भी, जैसे कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है यार उन्होंने ये क्रिस्प नहीं किया है, तो आप उसे खुद भी क्रिस्प कर सकते हो, खुद भी आप उसे कंप्रेस कर सकते हो। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊँ, हाँ, सो ये जैसे मैं कर लेता था कि कुछ अगर मेरे को कॉन्सेप्ट लगा कि मेरे को खुद क्रिस्प करना है, खुद छोटा करना है, तो मैं ऐसे कर लेता था कि ये सब ऐसे से कर लिया या फिर कुछ इस टाइप से कर लिया, ठीक है। सो कुछ आप खुद भी क्रिस्प कर सकते हो। जैसे एक चैप्टर आपको लगा कि भाई ये मेरे को समझ में आ गया है, बट इसे अब मैं छोटा करके लिख सकता हूँ, तो खुद कर लो उसे, वो बहुत काम आएगा आपको लास्ट में, ठीक है। ये मैंने आपको फिलहाल इनकम टैक्स का दिखाया था, बट जीएसटी में भी आप ऐसा कर सकते हो, ठीक। उसके बाद गोल्डन टिप क्या है जीएसटी के लिए, आप बेयर एक्ट का यूज़ करो। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, बेयर एक्ट पढ़ो मत ना, बेयर एक्ट से याद करो, बट जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूज़न हो वहाँ पे बेयर एक्ट रेफर कर लो। ये वाली एक बुक आती है, कितने की आती है, 250-300 रुपये की बुक आएगी बेयर एक्ट की, मैंने ही मंगा ली थी बिकॉज मेरे को भी कुछ प्रोविजंस में थोड़ा वो लग रहा था, डाउट लग रहा था। आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, बट मैं कहूँगा कि अगर जीएसटी की मंगानी है तो एक बेयर एक्ट की बुक मंगा लो, बहुत अच्छा रहता है इससे, क्योंकि अलग अलग टीचर्स हैं, अलग अलग के टीचर्स के कॉन्सेप्ट नोट्स पे कुछ लिखा होता है, कई बार आईसीआई में भी एक्सप्लेनेशन करने में वो कुछ कर देते हैं। तो जब आप बेयर एक्ट एक बार पढ़ लेते हो कि भाई हाँ एक्ट में ये लिखा है, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है कि हाँ भाई इसके आसपास क्या यही है एक्चुअल में, इसके आसपास भी नहीं, एग्जैक्टली प्रोविज़न ये लिखा है। सो उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अगेन उसके बाद डू नॉट फोकस ऑन क्वेश्चंस टू मच, ठीक है, प्रोविजंस पे आप फोकस करो ज़्यादा, इजी क्वेश्चंस को कट करते रहो, भले ही आप आईसीआई मॉड्यूल से कर रहे हो या फिर आप किसी टीचर के क्वेश्चन बैंक से कर रहे हो, इजी क्वेश्चंस को कट करते रहो, बहुत फिल्टर आउट कर दो क्वेश्चंस को, बिकॉज टेक्स्ट में आपको टाइम बहुत कम मिलेगा, सो इसलिए आप क्वेश्चंस को फिल्टर आउट करते रहो, ठीक है, बहुत कम कर दो। अगर आपको मान लो इतना बड़ा क्वेश्चन है, आपको उसमें कोई एक ही पॉइंट में डाउट है, तो आप वो एक पॉइंट मार्क कर लो कि ये वाला पॉइंट मेरे को देख के जाना है लास्ट में, बट पूरा क्वेश्चन मार्क मत करो, ठीक है। उसके बाद यूज़ करो आप फ्लो चार्ट्स और टेबल्स का बहुत, बिकॉज आपको इसमें याद रखना पड़ेगा, आपको ये मतलब ऐसे होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फ्लो चार्ट्स का और टेबल्स का यूज़ बहुत करो, जैसे मैंने भी आपको दिखाया कि इस टाइप के फ्लो चार्ट्स आप बना सकते हो, ठीक है, कि ये होगा, अगर यस होगा तो आप क्या करोगे, नो होगा तो आप क्या करोगे। तो इस टाइप के मैंने भी बहुत सारे फ्लो चार्ट्स बनाए थे इस टाइप से, ठीक है। तो इन आप फ्लो चार्ट्स का यूज़ करो, ठीक है। मेक श्योर करो कि 1.5 दिन के लिए आप, जो आपको एग्जाम से पहले 1.5 दिन मिलता है, उसके लिए आप एक प्रॉपर फ्लो तैयार कर लो कि आपको ये चीज़ यहाँ से पढ़नी है, ये चीज़ यहाँ से पढ़नी है, ये चीज़ यहाँ से पढ़नी है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारा चीज़ इतनी मेहनत करो कि सारा बुक का आप कंटेंट कॉपी में पेस्ट करो, पेस्ट क्या मतलब वही लिखो सारा और वो सब करो। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, कुछ कंटेंट मतलब कुछ पर्टिकुलर चैप्टर हैं जो आपको लग रहा है कि मैं ये बुक से ही रेफर कर लूँगा, मेरे को इसमें नोट्स वगैरह रेफर करने की अपनी ज़रूरत नहीं है, तो आप वो बुक से रेफर कर लो और वो आप कॉपी से रेफर कर लो, बट मेक श्योर कि आपका वो मतलब आइडेंटिफाइड हो, क्लियर हो कि आपको ये पाथ फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आप आखिरी दिन कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है ये बुक से पढ़ो या कॉपी से पढ़ो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूं तो जीएसटी में अपने आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपने जीएसटी पढ़ा और आपको आईटीसी के बारे में ही नहीं आता तो फिर वो बेकार है कोई पढ़ना आपका, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, चार्ज देख सकते हो आप, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई इज़ इंपॉर्टेंट, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक ही हैं, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई वगैरह तो छोटे ही बहुत है, ठीक है। उसके बाद एग्जेम्पशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पेमेंट ऑफ टैक्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सबको पता है कि पेमेंट ऑफ टैक्स का क्वेश्चन आता ही है। और उसके बाद टीडीएस टीसीएस भी आप देख सकते हो, ठीक है। इनकम टैक्स का अगर पेमेंट ऑफ टैक्स का क्वेश्चन आपको इनिशियली नहीं बन रहा है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, उसमें 2-3 बार रिवीजन के बाद बन रहा है, तो उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सबको टाइम लगता है जीएसटी में प्रोविजंस को दिमाग में लाने के लिए, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ टैक्स का क्वेश्चन, आप पेमेंट ऑफ टैक्स आप करते भी चैप्टर आखिर में ही हो और लास्ट में 1-2 रिवीजन के बाद आपको ही वो दिमाग में बैठता है, तो उसमें कुछ ना कोई पैनिक होने की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको सबको पता है कि हम जीएसटी में कई सारे निमोनिक्स बनाते हैं कि ये ऐसे ऐसे करके आप शॉर्ट फॉर्म में याद करते हो कि जैसे मैंने भी कई सारे बनाए थे, तो वो आप क्या करो, मेरा कहने का बेसिकली पॉइंट ऑफ क्या है डिस्कशन यहाँ पे कि वो सब आप एक जगह नोट डाउन कर लो, जैसे आपको आखिरी दिन अगर आपको वो सारे रिवाइज भी करने हैं तो आप कर लो। जैसे मैंने बुक में ही आगे लिख लिया था ये सब ऐसे छोटे छोटे करके कि RAST है, ये सब पेज पे आपको इस पेज देखना है, तो ये सब आप एक बार
उसे कट डाउन करके लिख लो एक जगह, जिससे बिकॉज सच बात ये है कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज आते हो कि आर से किसी में ये पढ़ा था, किसी में कुछ पढ़ा था। सो वो सब करते करते आपको मतलब कन्फ्यूजन होता है, तो आप लास्ट डे पे लिख लो एक जगह, पहले ही लिख लो कि लास्ट डे पे मुझे कैसे रेफर करना है उसे, ठीक है। सो जीएसटी का देखो यार सिंपल रूल है, जितनी बार आप प्रोविजंस को दिमाग में दोहराओगे उतनी बार आपका क्या होगा, आपको बेटर क्लैरिटी मिलती जाएगी और आपके दिमाग में वो प्रोविजन सेट होता जाएगा। तो प्लीज़ क्या करो, उसे रिकॉल करो। और क्या कर सकते हो, फ्लैश कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हो। फ्लैश कार्ड क्या होता है, साइंटिफिकली एक चीज़ प्रूवन है कि अगर आप कोई चीज़ फ्लैश कार्ड के थ्रू उसे बार बार रिकॉल करते हो, बोलते हो, तो फिर आपको वो बेटर याद रहती है। तो मैं क्या कहूँगा कि आप फ्लैश कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे ऐप्स हैं, फ्री भी हैं और पेड भी हैं। सो आप वो यूज़ करके अपने बना सकते हो या कर सकते हो, ठीक है। एआई वगैरह यूज़ करके आप बना सकते हो, मैंने भी करा था थोड़ा बहुत यूज़, ठीक है। नाउ अब मूव करते हैं हम इनकम टैक्स के ऊपर। इनकम टैक्स जो भाई है डरावना तो है, ठीक है। मेरे को बिल्कुल स्टार्टिंग में चिढ़ती, बट बाद में जाते जाते वो आ गया था समझ में, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कैसे स्टार्ट करना है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स में आपको प्रोविज़न कम पढ़ने हैं, आपको क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने हैं। बिकॉज प्रोविजंस आप तभी समझ पाओगे जब आप मोर एंड मोर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो दिमाग में आपके तभी बैठेगा। सो इनकम टैक्स के लिए आपको थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी है और क्या करना है, क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है। एक बार प्रोविज़न पढ़ लिया, थोड़ा दिमाग में बिठा लिया, फिर आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर इनकम टैक्स। मैं आपको बताऊँ, मैंने भी देखो आपको अगर दिखाऊँ तो ये 4-5 कॉपी भरी थी। देखो आप ऐसे लिखता था मैं, इनकम टैक्स C1, देन C2, देन C3, C4 एंड देन C5, ठीक है। तो ऐसे 5 कॉपी तो बनाई थी और 2-4 और बनाई थी, ठीक है। सो ऐसे ही होता है इनकम टैक्स का, अगर आपको करना है तो ऐसे ही प्रिपरेशन होती है, ठीक है। सो और क्या है, इनकम टैक्स में आपको बहुत ज़्यादा लॉजिक के पीछे नहीं भागना है, बिकॉज सच बात यही है कि इनकम टैक्स में बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है। क्या लॉजिक नहीं है, जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ कि चिल्ड्रन अलाउंस मान लो 100 रुपीज़ पर मंथ और 2 चिल्ड्रंस के लिए एग्जेम्प्ट है, ठीक है। सो अब उसका कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। मतलब अब 100 ही क्यों है, इसका कोई सेंस नहीं है, आपको ये याद ही रखना है, ठीक है। सो आई वुड रिकमेंड कि मतलब बहुत ज़्यादा लॉजिक के पीछे इसके मत भागो, जो जितना समझ सकता है वो बेस्ट है भाई, जितना लॉजिक समझ में आ रहा है, बट इसमें आपको फिर बाद में याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। एटलीस्ट 3 to 4 रिविजन्स इनकम टैक्स से करो, बिकॉज इनकम टैक्स के इतने रिविजन्स करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके दिमाग में प्रोविजंस नहीं बैठेंगे, ठीक है। एंड डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स इन इनकम टैक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, थ्योरी के चैप्टर्स सब बेकार है इनकम टैक्स में, बहुत ज़्यादा आपको थ्योरी के चैप्टर्स पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करो। अगर मैं आपको बताऊं तो वैसे तो देखो इनकम टैक्स में सारे चैप्टर्स इंटर रिलेटेड रहते हैं, तो आपको सारे ही चैप्टर्स करने पड़ेंगे। बट अगर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊँ, या ये तो करने ही करने हैं वरना इनकम इसके बिना आपने इनकम टैक्स कुछ पढ़ा ही नहीं, तो वो कौन से होंगे, PGBP, कैपिटल गेंस, डिडक्शंस, सेट ऑफ, रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। इसके अलावा थोड़े जो कम कह सकते हो आप इंपॉर्टेंट कौन से हैं, सैलरी है कि मतलब सैलरी का जनरली अलग क्वेश्चन देखा जाता है, ऑल्दो सैलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सैलरी छोड़ जाओ या दूर दूर तक, पर थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन तब भी आपको करना पड़ेगा ही, सही बात तो यही है। HP, हाउस प्रॉपर्टी, मैंने भी अच्छे से किया था, मुझे तो HP में बहुत मज़ा आता था, आप भी करो, ठीक है। ROI और उसके बाद क्लबिंग ऑफ इनकम, ठीक है। ये सब आपको अच्छे से करने हैं। TDS एंड TCS इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है उसका, बट मैं क्या आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैंने भी TDS पहले किया था, बट लास्ट तक आते आते मेरे को समझ में आ गया था भाई कि ये मैं इतना रिटेन तो नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने फिर बाद में 1-2 रिवीजन के बाद उसे छोड़ दिया था। सो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपकी मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग है और आपको लग रहा है कि आप ये कर ले जाओगे तो कर ले जाओ, बट अगर आपको लग रहा है कि भाई ये लास्ट तक नहीं हो पाएगा तो छोड़ भी दो उसे, इतना कुछ वो नहीं है, ठीक है। बहुत एफर्ट लगता है उसमें, एटलीस्ट उसे मतलब पढ़ लो, ऐसा नहीं है कि अगर बहुत बेसिक क्वेश्चन है तो आप नहीं कर पाओ, या फिर अगर टोटल इनकम में उसका क्वेश्चन है तो आप नहीं कर पाओ, पर फिर भी आप ऐसा करो कि मतलब अगर आपको लग रहा है ऐसा कि भाई इसमें बहुत टाइम जा रहा है, और क्योंकि उसमें बहुत मतलब लाइक बहुत ट्रिकी हो जाता है कि ये याद रखना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, इसमें इतना कटेगा, इसमें इतना कटेगा, वो सब है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप छोड़ भी सकते हो उसे, ठीक है। उसके बाद
टोटल इनकम का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक होती है, बेसिकली उसे पूरा पहले पढ़ो और फिर उसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो उससे रिलेटेड हैं, मतलब जो एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड है, उन सबको मार्क कर लो। उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक अगर डिटेल्ड वीडियो होगी तो बना दूंगा कि इनकम टैक्स का टोटल इनकम का क्वेश्चन कैसे आप कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो वो मैं बता दूंगा अगर मेरे को टाइम मिलेगा और मेरे को लगेगा ठीक। सो इस तरह से आप मेरे ख्याल से इनकम टैक्स और जीएसटी की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल्सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।